मैं अंकित यादव दक्ष एकेडमी हमीरपुर के माध्यम से आप तक अपने वीडियो पहुंचा रहा हूं। और हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्योग्राफी पर। हम लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी पर एक चर्चा की। हमने देखा किस प्रकार से जल भाग और स्थल भाग, फिर हम लोगों ने महासागरों में से प्रशांत महासागर का अध्ययन किया। और हम लोगों ने अपने दूसरे लेक्चर पर प्रशांत महासागर का उसका स्थिति, उत्पत्ति, उसकी सीमा किस किस महाद्वीप से मिलती है, और हम लोगों ने प्रशांत महासागर के संदर्भ में देखा उसकी आकृति कैसी होती है। और आगे हम लोगों ने देखा था कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। लेकिन अब मैं आपको आगे बात बता दूं, ज्योग्राफी के पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रशांत महासागर में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन द्वीप स्थित हैं, हम द्वीपों की चर्चा करना चाहते हैं। जो आपका ये प्रशांत महासागर है, इसमें कौन कौन से द्वीप हैं। देखिए, द्वीप का सीधे सीधे अर्थ समझ लीजिए। द्वीप क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई स्थल भाग चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई स्थान है और इसके चारों ओर जल है, इसके चारों ओर क्या है, जल, तो ये स्थान आपका क्या कहलाएगा, द्वीप। तो हम लोग आज चर्चा बता रहे हैं आपको कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं और उनका संबंध क्या है। जैसे हम लोग सीधी सी बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था इस प्रकार से, एशिया महाद्वीप में हम लोगों को एशिया महाद्वीप में जापान मिला था। तो हम लोग एशिया महाद्वीप में जापान की अगर बात करें तो आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे, जापान के द्वीप, सबसे पहले आपको याद रखना, जापान के द्वीप एक धनुष आकृति में स्थित हैं। कैसे स्थित है जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर, फिर मैं बात करूं यहां पर, फिर मैं एक ऐसे बात करूं और फिर मैं एक ऐसे बात करूं, इस प्रकार से 4 द्वीप स्थित हैं। ये कहां पर स्थित है, जापान पर। और ये जापान के किस हिस्से पर, जहां प्रशांत महासागर है। जैसे पहले की मैं बात करूं यहां पर, तो आपको मिलेगा होकुडो द्वीप। ठीक, देखिए हम लोग सीधे बना लेते हैं ताकि हमें दिशा का ज्ञान हो जाए। देखिए, सबसे पहले देखा जाए, ये इस प्रकार से हमें द्वीप मिलेंगे। ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। और ये द्वीपों की विशेषता है, ये सारे के सारे द्वीप मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये सारे द्वीप आपके जापान पर स्थित हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ऊपरी बात करेंगे तो इसका नाम है होकुडो द्वीप। क्या नाम है, होकुडो द्वीप। ठीक, अब देखिए होकुडो द्वीप की अपनी एक विशेषता है। ठीक, ये विशेषता है, वास्तव में आप लोग देख रहे हो तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये दिशा कौन सी आपको दिख रही है, दक्षिण। अगर आपसे कभी पूछा जाए जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो आपको उत्तर बताना कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा, भैया होकुडो द्वीप है। ये आपको बताइएगा, जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा, होकुडो द्वीप। अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा होन्शु। कौन सा मिलेगा, होन्शु द्वीप मिलने वाला आपको, होन्शु द्वीप मिलने वाला। ये भी आपका कहां पर स्थित है, प्रशांत महासागर में। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जापान के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो ये हमें मिलेगा शिकाकू। कौन सा द्वीप मिलेगा भाई हमको, शिकाकू मिलेगा। और हम लोग चौथे की बात करें तो चौथा में मिलेगा, ये हमारा कोनसु द्वीप। कौन सा भैया, कोनसु द्वीप। अगर आपसे कभी पूछा जाए इन द्वीपों में से, पूछा जाए आपसे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जो जापान के द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं, उनका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उत्तर आपको बताना होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। कहां पर स्थित है, आप लोग बता देंगे, प्रशांत महासागर पर स्थित है। दूसरी बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, अगर हम लोग और बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो एशिया महाद्वीप के इस प्रकार से जुड़ा हुआ, यहाँ पर आपको मिलेगा रूस। और रूस पर स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है सखालिन द्वीप। क्या नाम भैया, सखालिन द्वीप। अगर सखालिन द्वीप की हम लोग बात करें और आपसे कोई पूछा जाए सखालिन द्वीप का संबंध है, तो सखालिन द्वीप का संबंध है किससे, प्रशांत महासागर से। और किससे है भैया, रूस से। क्लियर है कि नहीं है, सखालिन द्वीप। और यहाँ पर और हम लोग और सारे द्वीपों की बात करें तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, आप लोगों ने उत्तरी अमेरिका में नाम सुना होगा, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में नाम सुना होगा। यहाँ आपको मिलता है एक हवाई द्वीप,
हवाई द्वीप। हवाई द्वीप से पर्टिकुलर वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है कि प्रशांत महासागर का मोती किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का मोती किसे कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का मोती कहते हैं हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप तुम्हारा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से सुनिए। हवाई द्वीप स्थित प्रकार प्रशांत महासागर, क्योंकि आपको द्वीप की परिभाषा पता है, जब भी कोई स्थान चारों तरफ से पानी से घिरा उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। इसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हवाई द्वीप स्थित है जिसे प्रशांत महासागर की मोती कहते हैं। देखिए हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी स्थित है, ज्वालामुखी स्थित है, ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है मोना, ठीक, जिसका नाम है मोना लाओ। क्या नाम है? मोना लाओ, जिसका नाम क्या है? मोना लाओ। इसकी अगर हम लोग थोड़ी सी विशेषता करें, मोना लाओ की बात करें तो मोना लाओ आपका प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। और हम लोग दूसरी बात और आगे बढ़े तो देखिए हम लोगों ने प्रश्नों को किया, हमने कहा कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप हैकुडो द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप, शिकागो द्वीप, और जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप नाम हमारा है कौन सा? कोनशु द्वीप। हमने कहा सकालीन एक अन्य द्वीप की बात की, हमने कहा इसका संबंध किससे? रूस से। फिर हम लोगों ने बात की यहाँ पर हवाई द्वीप की। जब हम लोगों ने हवाई द्वीप की बात की तो ये कहां पर स्थित भाई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है, जिसे प्रशांत महासागर का मोती कहते हैं। और इस हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी भी स्थित है जिसका नाम है, हमने बताया, मोना लाओ, ठीक है। अगर हम लोग और बात करें, आपसे कोई पर्टिकुलर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि भाई प्रशांत महासागर का मोती, आप लोग उत्तर बताओगे हवाई द्वीप। अगर कभी आपसे पूछे कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो वहां आपको पर्टिकुलर आंसर देना है श्रीलंका। क्या आंसर देंगे भाई? श्रीलंका। आइए हम लोग आगे भी चर्चा करते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा के आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अन्य संबंध में कई द्वीपों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जितने भी महासागर आएंगे सबके द्वीप पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों ने बताया क्योंकि प्रशांत महासागर में कई प्रकार के भूकंप आते रहते हैं, प्रशांत महासागर में कई प्रकार के भूकंप आते रहते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर को हम लोग पृथ्वी का अग्नि वलय कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए पृथ्वी का अग्नि वलय किसे बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं भाई पृथ्वी का अग्नि वलय, तो हम लोग उत्तर बताएंगे प्रशांत महासागर को, ठीक। अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बात करें तो देखिए पूर्वी एशिया में, ठीक, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, पूर्वी एशिया में यहाँ पर स्थित है आपका फिलीपींस। क्या स्थित है आपका? फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस द्वीप समूह किसका हिस्सा है, वो भी आपको उत्तर बताना कि आपका जो हिस्सा है ये हिस्सा प्रशांत महासागर का। किसका हिस्सा भैया? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और हम लोग और बात करेंगे पर्टिकुलर, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, हम लोग ऐसे ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया, और नीचे हम लोग इस प्रकार से बात करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच की बात करें तो यहाँ पर स्थित है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। देखिए पापुआ न्यू गिनी जो आपका एक द्वीप है, जो कि एक प्रकार का द्वीप है, कह सकते हैं द्वीप है। अब पापुआ न्यू गिनी द्वीप की अपनी एक विशेषता है कि यह विश्व का, ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का दूसरा, यानी कहने का तात्पर्य मेरा सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है, सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है, जो आपका कहां पर स्थित है? आप उत्तर बताएंगे प्रशांत महासागर पर स्थित है। और प्रशांत महासागर किसके अंतर्गत आता है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, जिसे बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी द्वीप, विश्व का सेकंड सबसे बड़ा द्वीप। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कभी कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जो कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। ठीक, मेरी बात को सुनिएगा, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है जो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप नाम हमने रखा पापुआ न्यू गिनी, जो कि किसके अंतर्गत आता है? उत्तर बताना भाई, प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि हम लोग दूसरी और बात करें, यहाँ पर और दूसरी हम लोग बात करें तो आपको यहाँ एक मिलेगा, एक आपको और मिलेगा, और ब्रूनेई, यानी ना ब्रूनेई के संबंध में केवल इतना आपको बताना चाहता हूं, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है,
ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बारे में भी आपको उत्तर बताना चाहता था। देखिए और कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर, और कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर के संबंध में अगर द्वीपों की बात की जाए तो हमारे इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी केवल ये प्रश्न बनते हैं जो हमने आपको द्वीपों के संबंध में बताया। आइए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में और बात करते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी को आप लोग याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में आता है और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चलिए और आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए और प्रशांत महासागर के संदर्भ में और बात करें तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न और बड़ा बेहतरीन प्रश्न बनता है जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कहां से संबंधित भाई? ऑस्ट्रेलिया से। एक बार हम आपको दोहरा देते हैं कि प्रशांत महासागर शब्द कैसे प्रश्न याद रखने हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको याद रखना, प्रशांत महासागर की आकृति, आप उत्तर बताओगे त्रिभुजाकार होती है। प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों को छूता है वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसकी उत्पत्ति पैथालास और तैतीस सागर से हुई है, भी बता चुके हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन से ज्वालामुखी स्थित है वो भी हमने आपको बता दिया। प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं परीक्षा उपयोगी वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा करें तो हम लोग यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। अगर हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें, महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें तो महासागरीय धाराओं के संबंध में आपको जानकारी बता दूं। पहले तो आपको यही जानना है कि महासागरीय धाराएं होती क्या है, महासागरीय धाराएं होती क्या है। ठीक, महासागरीय धाराएं होती क्या, तो इसके लिए आपको याद रखना है, बंद कर दिया। इसके लिए आपको याद रखना है, महासागरीय धाराओं के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि तो हम लोग बता रहे थे, आपको परिभाषा दे रहे थे, परिभाषा दी हम लोगों ने, महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना। जब प्रवाहित होता है या इसका निश्चित दिशा में प्रवाहित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महासागरीय धारा कहलाती है। देखिए महासागरीय धारा के संबंध में हम आपको बता दें, जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति होती है, देखिए मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये टॉपिक काफी हार्ड है, आप इसको बिल्कुल इम्तिहान से बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। मेरी बात बिल्कुल एक एक बात मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, किसी भी महासागर में, किसी भी महासागरीय में जो महासागरीय धारा होती है इसकी हमने परिभाषा बताई कि महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना क्या कहलाता? महासागरीय धारा। अगर हमने कहा इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये होता है, सुनिए, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कई कारण होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, पहला कारण करें पृथ्वी की गति, दूसरी बात करें हम लोग लवणता, तीसरी बात करें हम लोग वर्षा, चौथी बात करें हम लोग यहाँ पर तापमान, ये सभी प्रकार के जो कारण, जैसे मैंने आपको बताया, पृथ्वी की गति, लवणता, वर्षा, तापमान, ये सभी प्रकार की बातें आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं। जो महासागरों में जो किसी प्रकार की धाराओं का प्रवाह होता है, वो प्रवाह कैसे होता है तो आपको हमने बताया कि प्रवाह होता है, तो हमने बताया प्रवाह होने के लिए जो कारण है वो है पृथ्वी की गति, दूसरा कारण हमारा लवणता, तीसरा कारण है वर्षा, फिर कारण हमारा कौन सा? तापमान। तो महासागरीय धारा जब जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम लोग महासागरीय धारा कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति के कारण है पृथ्वी की गति, लवणता, वर्षा, तापमान। और हम आगे आपको बात बताएं, ये जो उत्पत्ति होता है ये उत्पत्ति होती है विशेष बल के कारण, उत्पत्ति और इसकी विशेष बल के कारण। जब उत्पत्ति इसकी विशेष बल के कारण होती है, जैसे हम बोलते हैं कैलियस बल, ठीक, क्या बोलते हैं भाई? कैलियस बल, क्या बोलते हैं? कैलियस। ठीक, ये एक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर हम लोगों ने ये सिद्धांत दिया, उसने महासागरीय धारा का, इसलिए इसको कैलियस बल के कारण ये धाराएं उत्पत्ति होती हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो पृथ्वी की गति के कारण देखा जाए तो वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण? देखिए हम पृथ्वी गति के कारण एक एक कारण के बारे में आपको स्पष्ट कर रहे हैं, एक एक कारण बता रहे हैं आपको। देखिए हम लोग जब बात करते हैं इस प्रकार से आप समझिएगा, जैसे हम लोग बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। जब पृथ्वी की हम घूर्णन गति की बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। जब हम लोग पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से कैसी होती है? पूरब होती है। कैसी होती है? पश्चिम से पूरब होती है। घूर्णन गति कैसी होती है? पश्चिम से पूरब। जब ये घूर्णन गति करती है तो इससे याद रखना जब ये इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो स्थल भाग कैसे रह जाता है? पीछे रह जाता है।
ठीक, स्थल भाग कहाँ रह जाता है, पीछे। और जल वाला भाग कहाँ निकल जाता है भाई, जल भाग कहाँ निकल जाता है, आगे निकल जाता है। जब ये जल भाग आगे निकल जाता है तो इसके बाद जब जल भाग आगे जाता है और पृथ्वी घूर्ण गति करती है, जल भाग फिर पीछे आता है, जिसके कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण समुद्र में धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं महासागरीय धाराएं। क्या बोलते हैं हम लोग, महासागरीय धाराएं। और हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करें और बताएं हम, ठीक, तो हम बताएं हम, तो फिर मुझे बताना, अभी पश्चिम से पूरब गई तो धारा कैसे आएगी भाई, पूरब से पश्चिम। धारा कैसे आएगी, पूरब से पश्चिम। दूसरा कारण और हम आपको बताएं, एक विशेष कारण हो गया। दूसरा कारण एक पवन भी होता है। अधिकांश महासागरीय धारा स्थायी पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं। अधिकांश महासागरीय धारा स्थायी पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक। जबकि गल्फ स्ट्रीम धारा पछुआ पवनों के कारण उत्पन्न होती है। तो कई पवन भी हमारा महासागरीय धाराओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। तो आप लोग याद रखना, अधिकांश महासागरीय धाराएं स्थायी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। स्थायी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। जबकि हम लोग बात करें गल्फ स्ट्रीम धारा, ये आपकी जो गल्फ स्ट्रीम धारा गाइस, ये गल्फ स्ट्रीम धारा जो उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है पछुआ पवनों के कारण में। अब आपको पवन समझ में नहीं आ रही तो इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा, इसके बाद जब ये महासागर सारे खत्म हो जाएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे पवनों के बारे में। लेकिन कभी तक केवल शब्दों को समझ लीजिए कि पवन भी महासागरीय धाराओं के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम लोग आगे नेक्स्ट बात करें तो जो इसका जो दूसरा कारण है वो हम बता दे रहे हैं, पानी में उपस्थित लवणता। आप लोग जानते हो पानी में उपस्थित लवणता। देखिए दूसरा कारण क्या है इसका, महासागरीय धाराओं का, पानी में लवणता। अब देखिए हम लोग इसकी बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी है मेरी। अब लवणता में कैसा होता है तो आप लोग याद रखिएगा, जहां लवणता ज्यादा होगी वहां पर जो आपका जल होगा, जल कहां जाएगा, नीचे। सुनिएगा मेरी बात को। और जहां लवणता कैसी होगी, कम, तो जल कहां जाएगा, ऊपर। क्लियर मेरी बात, ठीक। लवणता भी एक महासागरीय धाराओं का बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और जब हम लोगों ने देखा इसके बारे में कि जहां लवणता ज्यादा है, जहां NaCl ज्यादा होगा तो पानी कहां जाएगा, नीचे। और लवणता कम होगी तो पानी कहां जाएगा, ऊपर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, पानी की लवणता या पानी में लवणता महासागरीय धाराओं के बहुत अच्छा कारण होता है। अगर दूसरी बात करें तो याद रखना, घनत्व की बात भी बता दे रहा हूं मैं एक और। घनत्व भी महासागरीय धाराओं के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि आप लोग हमेशा याद रखिएगा घनत्व समानुपाती होता है लवणता। किसके होता है, लवणता। अगर लवणता ज्यादा होगी तो घनत्व भी ज्यादा होगा, अगर घनत्व ज्यादा है तो लवणता भी ज्यादा होगा। ये भी विशेष कारण होता है, महासागरीय धाराओं के लिए। देखिए हम लोग एक बात और बता दें, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आगे हमारा, वर्षा की बात करें तो एक बटे लवणता। तो यहाँ भी तो समानुपाती का संबंध है। तो जहां अगर वर्षा ज्यादा होगी तो लवणता कम होगा, अगर लवणता ज्यादा है तो वर्षा कम होगा। तो वर्षा भी आपकी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। याद रखना ये प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो मैं आपको दूसरी बात और बताऊं, एक और बात बता दे रहा हूं कि तापमान, क्योंकि तापमान का संबंध वर्षा से होता है, तापमान का अनुपाती 1 वर्षा। तो याद रखना ये भी आपको समझ पता चलता है कि इससे भी महासागरीय धाराएं कैसे होती हैं, महासागरीय धारा प्रभावित होती हैं। तो आप अगर सीधे प्रकार से प्रश्न, दो प्रकार से प्रश्न बनेगा इनसे, कारण से संबंधित कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं, उन प्रश्नों को मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। दो प्रश्नों की बात करता हूं। देखिए जैसे मैं पहली बात बताऊंगा आपको इसके बारे में, सुनिएगा ध्यान से। एक बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक। जैसे मैंने बोला लवणता, ठीक, फिर लिख दिया यहाँ पे घनत्व, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे वर्षा, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्षा। तीसरी बात मैंने यहाँ पे लिख दिया तापमान, ठीक। ये प्रश्न होगा एक। दूसरी अगर बात करूं तो मैंने फिर एक लिख दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने लवणता,
फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे घनत्व, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे वर्षा, फिर लिख दिया मैंने सभी। और आपको मैंने प्रश्न दिया, प्रश्न यह है आपके सामने कि महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करने वाले, महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो आपको पहला विकल्प है, क्वेश्चन सुन लीजिए, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं। ये है 1 2 3 4, और ये विकल्प 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन में आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे। अगर प्रश्न कभी इस प्रकार से आए कि लवणता, घनत्व, वर्षा, तापमान में जिम्मेदार कौन है, तो वहां आपको जो उत्तर लगाना है वो उत्तर किसे लगाओगे, लवणता को। जबकि इस प्रकार का प्रश्न आए तो वहां आपको लवणता उत्तर ना लगा के उत्तर आपको क्या लगाना, सभी सही है। तो कहने का मतलब सबसे अधिक जो महासागरीय धाराओं के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा जिम्मेदार है भाई, तो आप लोग उत्तर बताओगे सर लवणता जिम्मेदार है। देखिए ये हम लोगों ने बात की महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संबंध में। अगली जो हम लोग बात करेंगे महासागरीय धाराओं के प्रकार। अब देखिए महासागरीय धाराओं के प्रकारों के बारे में हम आपको बताना चाहें तो आप लोग समझिएगा महासागरीय धाराओं के प्रकार। चलिए महासागरीय 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 धाराओं के प्रकार। अब हम लोग महासागरीय धाराओं के प्रकार के बारे में बताना चाहें आपको, देखो ये महासागरीय धाराएं दो प्रकार से होगी, दो प्रकार से होंगी। एक तो होगा गर्म महासागरीय धारा, एक होगी गर्म महासागरीय धारा, एक दूसरी होगी आपकी ठंडी महासागरीय धारा। एक होगी आपकी गर्म महासागरीय धारा, दूसरी होगी आपकी ठंडी महासागरीय धारा। अब देखिए गर्म महासागरीय धारा और ठंडी महासागरीय धारा का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए जो अगर मैं आपको बता दूं ये आपकी पृथ्वी है, हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बीचों बीच हमारी कौन सी रेखा है भाई, आप सबको पता है विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ये हमारा कौन सा उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा है दक्षिण ध्रुव। जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो, जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति विषुवत रेखा से कहा हो ध्रुवों की ओर हो, जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, समझिएगा ध्यान से, जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति विषुवत रेखा से, ध्यान रखना, जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो, अर्थात कहने का मतलब मेरा है निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर हो, उच्च अक्षांशों की ओर हो। देखिए ये 0 डिग्री होगा, इसके बाद और हम ऊपर देखेंगे 23.5, इसके बाद देखेंगे हम लोग 62.5, ये 23.5। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैं और ये भी बना दे रहा हूं 23.5, 62.5। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब महासागरीय धाराओं की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हमारा कौन सा कटिबंध है, आप लोग जानते हो विषुवत रेखा के पास होता उष्ण कटिबंध है। कौन होता, उष्ण कटिबंध। जब इस प्रकार से प्रतीत हो कि निम्न अक्षांश से धारा उच्च अक्षांश की ओर जा रही है, उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं, जबकि हम लोग नीचे और आपको बात बताएं, और एक बात बताऊं, इस प्रकार ये सारी धाराएं होंगी, ये सब तो ये सब की सब कैसी होंगी, गर्म। कैसी होंगी भाई, गर्म धाराएं। कैसी होंगी, गर्म। जबकि अगर धारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए, ध्रुवों से कहां है, विषुवत रेखा की ओर आए, ठीक, ध्रुवों से कहां, विषुवत रेखा की ओर आ रही है, ध्रुवों से कहां, विषुवत रेखा की ओर आ रही है। इस प्रकार की जो धाराएं होंगी वो होंगी ठंडी धाराएं। कहने का मतलब है अगर उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर आएंगी तो कहने का मतलब वो धाराएं कैसी होंगी, ठंडी। यदि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगी सारी की सारी धाराएं कैसी होंगी, गर्म। और हमने देखा महासागरीय धाराओं कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और मैं आपको एक विशेषता और बता दूं, जब गोलार्ध की चर्चा चल रही है तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में, और आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की दिशा कैसी होती है, और जब बात करें दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की दिशा कैसी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो होती है दाहिने ओर होती है, ठीक, जबकि दक्षिण में बाईं ओर होती है। किस ओर होती है, बाईं ओर। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर होती है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब हम लोग पर्टिकुलर विशेषता देखेंगे कौन से महासागर में कौन सी धाराएं चलती हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं, ठीक, आप लोग हेडिंग बनाएंगे, हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं, ठीक, प्रशांत महासागर की धाराएं।
अब देखिए प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर